गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं उसका विषय है राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक है। तो बेटा अब निबंध कैसे लिखना ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहला निबंध नहीं है। आप तीसरा या चौथा पांचवा निबंध लिखने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली हेडिंग क्या होती है? रूपरेखा। इसके अंदर जो हेडिंग हम डाल रहे हैं, नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 राष्ट्रभाषा से तात्पर्य, नंबर 3 राष्ट्रभाषा की आवश्यकता, नंबर 4 आता है भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या। भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या। नंबर 5 हेडिंग है आपकी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता। हिंदी की मान्यता। 6 नंबर है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में उत्पन्न बाधाएं। राष्ट्रभाषा के रूप में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में उत्पन्न बाधाएं। इसके बाद नंबर 7 है हिंदी के पक्ष एवं विपक्ष संबंधी विचारधारा। इसको मिलाते हैं बेटा। हिंदी के पक्ष तथा विपक्ष संबंधी विचारधारा। नंबर 8 है आपका हिंदी के विकास संबंधी प्रयत्न। हिंदी के विकास संबंधी
प्रयत्न। 9 नंबर पे आएगा आपका हिंदी के प्रति हमारा कर्तव्य। हमारा कर्तव्य। और अंत में हम लिखेंगे उपसंहार। ये हेडिंग हमने आपको बता दी है। अब हम आपको इसके डिटेल्स समझाएंगे जिसे आप खुद से ही लिखेंगे। सबसे पहले है प्रस्तावना। तो बेटा, जब पक्षियों के गूंजते हुए, सिंहों के दहाड़ते हुए, हाथियों के चिघाड़ते हुए, कुत्तों को भौंकते हुए और घोड़ों को हिनहिनाते हुए सुनते हैं तो अचानक क्या ख्याल आता है कि ये सब अपनी भाषा में कुछ कहना चाहते हैं। हर एक की अपनी भाषा है ना, बातचीत करना चाहते हैं। वे अपने प्रेम, क्रोध, घृणा व ईर्ष्या के भावों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, किंतु हम सब इन भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना? तभी सोचते हैं कि हम मानो कितने महान हैं। वास्तव में हम अपनी बात को कह सकते हैं ना कि भाषा के द्वारा हमें अपनी बात को कहने का पूरा वरदान मिला हुआ है। ईश्वर ने हमें इतना बड़ा वरदान दिया है ना कि हम पूरी बात अपनी समझा सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है? प्रत्येक मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति किसी न किसी भाषा के माध्यम से करता है। हर एक की भाषा अलग है। कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में, कोई गुजराती, कोई तेलुगु, कोई मराठी। हर एक की भाषा देखो अलग अलग है। तो भाषा के अभाव में ना तो किसी सामाजिक परिवेश की कल्पना की जा सकती है और ना ही सामाजिक व राष्ट्रीय प्रगति। साहित्य, विज्ञान, कला, दर्शन आदि सभी का आधार भाषा ही है। किसी भी देश के निवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास पारस्परिक संपर्क के लिए एक ऐसी भाषा होना आवश्यक है जिसका व्यवहार राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सके। संपूर्ण राष्ट्र में उस भाषा को समझने वाले लोग हों, तभी तो अपनी बात समझा पाएंगे। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य, राष्ट्रभाषा का क्या अर्थ, क्या तात्पर्य है इसका? किसी भी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली या समझी जाने वाली भाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है ना? प्रत्येक राष्ट्र का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। हर राष्ट्र को स्वतंत्रता है कि किसी की भाषा को वो अपनी राष्ट्रभाषा बना सके। उसमें अनेक जातियों, धर्मों एवं भाषाओं के लोग रहते हैं। अतः राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसका प्रयोग राष्ट्र के सभी नागरिक कर सके तथा राष्ट्र के सभी सरकारी कार्य उसी माध्यम से किए जा सके। ऐसी व्यापक भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रभाषा का तात्पर्य है कि जनता की भाषा, किसी भी राष्ट्र की जनता की भाषा। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे हमारा जब अंग्रेजों का समय था तो अंग्रेजी भाषा को प्रमुख बना दिया गया। हर काम अंग्रेजी भाषा में होते थे। अंग्रेज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। हिंदी भाषा का मूल्य नहीं था। मुगल काल आया तो उन्होंने उर्दू का प्रचार किया, सारे कार्य उर्दू में होने लगे। आज भी अगर पुराने समय के खेत से संबंधित आप कागज निकलवाएंगे तो वो जो लिपि है उसकी वो उर्दू में ही है। वो अभी भी उसमें एक कागज में, जिसको अब ट्रांसलेट करते समय लगता है। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता मनुष्य के मानसिक बौद्धिक विकास के लिए राष्ट्रभाषा आवश्यक है।
मनुष्य चाहे जितनी ही भाषाओं का ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर ले, परंतु अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसे अपनी ही भाषा की शरण लेनी पड़ती है। अपनी ही भाषा में वो अपनी बात को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है। इससे उसे मानसिक संतोष का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या बेटा, जब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की बात होती है तब लड़ाई होने लगती। कोई कहता अंग्रेजी चाहिए, कोई कहता कुछ, और ले दे के नतीजा क्या होता है कि हिंदी को आज भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जा सका। हमारी राज्य भाषा तो हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा को कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि क्या कौन सी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा, तो कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। तो राष्ट्रभाषा की समस्या, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया। उन समस्याओं में राष्ट्रभाषा की समस्या भी एक प्रमुख समस्या है। कानून द्वारा भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता था। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत एक बहुत विशाल देश है। इसमें अनेक भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं, अतः किसी न किसी स्थान से कोई ना कोई विरोध राष्ट्रभाषा राष्ट्र स्तरीय प्रचार प्रसार में बाधा उत्पन्न करता रहा है। अपने ही देशवासियों के विरोध के कारण भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या सबसे जटिल समस्या, ये बताया ना हमने कि जब भी राष्ट्रभाषा नियुक्त करने की बात आती है तो इतना विरोध होने लगता हमारे देश में ही कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता, संविधान का निर्माण करते समय यह प्रश्न उठा था कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। प्राचीन काल में राष्ट्र की भाषा संस्कृत थी। प्राचीन काल में राष्ट्रभाषा क्या थी? संस्कृत थी। धीरे धीरे अन्य प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई और संस्कृत ने अपनी पूर्व स्थिति को खो दिया। संस्कृत का अस्तित्व जो था वो पहले वो अब नहीं रहा। मुगल काल में उर्दू का विकास हुआ। देखिए अभी हमने आपको जनरल बताया है, सेम चीज है। अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजी ही संपूर्ण देश की भाषा बनी रही। हमारे जीवन में इतनी बस गई, अंग्रेजी भाषा जो है हमारे जीवन में इतनी ज्यादा बस गई है कि अंग्रेजी शासन के समाप्त होने पर भी देश से अंग्रेजी के प्रभाव को कम नहीं किया जा सका। आज आप देखिए कोई व्यक्ति अगर शुद्ध हिंदी में बात करता है तो लोग उसका मजाक बनाते, उसकी बात नहीं सुनते। लेकिन भले ही कुछ गलती क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई अंग्रेजी में बात करता है तो उसका इंप्रेशन बड़ी तेजी पड़ता है, अरे वाह मैम तो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलती है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि दूसरे कहते ना पराई पत्री का भात ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरे की चीजों को हम ज्यादा अच्छा मानते हैं और अपनी चीजों की उपेक्षा करते। शायद यही कारण है कि आज हमारी हिंदी भाषा सही स्थान पर नहीं पहुंच पा रही है। तो देश में अंग्रेजी के प्रभुत्व को समाप्त नहीं किया जा सका। इसी के प्रभाव स्वरूप भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देने पर भी उसका समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता। संविधान के द्वारा राष्ट्रभाषा को घोषित किया गया लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। यद्यपि हिंदी एवं अहिंदी भाषा के अनेक विद्वान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन करते हैं, लेकिन आज भी हिंदी को उसका पूर्ण गौरव स्थान प्राप्त नहीं हो सका। कहीं भी जाइए, अगर साइंस मैथ का टीचर है तो उसको सैलरी मिलेगी 20-25 हज़ार, इंग्लिश का है तो कुछ कम हो जाएगी भाई 18 से 20 हज़ार, और हिंदी का होगा तो वो सबसे निकृष्ट समझ दिया था, सबसे कम सैलरी, सबसे ज़्यादा काम उसके ऊपर है। क्यों? हिंदी ही तो है। और ये जो सोच बन रही है यही हमारी हिंदी को पीछे ले जाने का बहुत बड़ा कारण है। हालांकि सरकार ने हिंदी को ऊपर बढ़ाने के बहुत सारे उपाय किए। जो लोग हिंदी और संस्कृत से बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट अच्छे नंबरों से, या किसी सरकारी कॉलेज में हिंदी या संस्कृत के दोनों के प्रवक्ता हैं, तो उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते। 1 लाख 1.25 लाख की धनराशि सरकार के द्वारा उनको प्रदान की जाती है, सिर्फ इसलिए कि हिंदी भाषा का महत्व बना रहे। आगे है बेटा, देखिए कुछ चीज़ें हम आपको समझाने के लिए बताते हैं, कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। तो जो बातें समझा रहे हैं वो अंडरस्टूड आप समझ लीजिए, उसको लिखिएगा नहीं। जो लिखने के लिए केवल उन्हीं चीज़ों को लिखिएगा, फिर ऐसा नहीं कि हम जो कहते जा रहे हैं वो सब आप लिखते जा रहे हैं। ठीक है,
राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में उत्पन्न बाधाएं। तो बेटा भारत जो है स्वतंत्र हुआ, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु आज भी देश के अनेक प्रांतों में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार नहीं किया गया। हिंदी संसार की सबसे अधिक सरल, मधुर और वैज्ञानिक भाषा है, फिर भी हिंदी का विरोध जारी है। हिंदी की प्रगति और उसके विकास की भावना का स्वतंत्र भारत में अभाव है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति के लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए जन सामान्य का सहयोग भी आवश्यक है। हिंदी के पक्ष एवं विपक्ष संबंधी विचारधारा। तो बेटा भारत जैसे विस्तृत क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है हिंदी है, और हमारे देश में 35 करोड़ व्यक्ति हिंदी भाषी हैं। ये भाषा सरल है, बहुत ही मधुर है, इसकी लिपि भी बहुत आसानी से समझने वाली है, थोड़े से अभ्यास में समझ में आ जाती है। फिर भी एक ऐसा वर्ग है जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इसमें अधिकांशतः वे व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी के अंधभक्त हैं, मतलब उन्हें आती नहीं है लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अंधी भक्ति है ये, या प्रांतीयता के समर्थक कि हमारे प्रांत में अंग्रेजी भाषा चलती है तो हम आपकी हिंदी का समर्थन नहीं करेंगे, क्यों करें समर्थन, ये सब सोच है। उनका कहना है कि हिंदी केवल उत्तर भारत तक ही सीमित है। उसके अनुसार, उन लोगों के अनुसार यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया तो यहाँ अन्य प्रांतीय भाषाएं महत्वहीन हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा तो अन्य जो भाषाएं हैं उनका महत्व समाप्त हो जाएगा। इसी धारणा के कारण विरोध करते रहते हैं और हिंदी के ज्ञान उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान नहीं कर सकता, ऐसा उनका मानना है। इस दृष्टि से उनका कथन है कि अंग्रेजी ही विश्व के संपर्क की भाषा है और यही राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी के विकास संबंधी प्रयत्न। तो बेटा हिंदी के विकास में जो बाधाएं आई हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। देवनागरी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है, किंतु उसमें वर्णमाला, शिरोरेखा, मात्रा आदि के कारण गति नहीं आ पाती, थोड़ा विराम लग जाता है। ठीक है। हिंदी व्याकरण के नियम अहिंदी भाषियों के द्वारा बहुत ही कठिन समझे जाते हैं। इनको भी सरल बनाया जाना चाहिए जिससे वे हिंदी सीखने में रुचि ले सकें, और केंद्रीय सरकार को हिंदी निदेशालय की स्थापना करके हिंदी के विकास कार्य को गति प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन आदि संस्थानों ने भी हिंदी के प्रचार तथा प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी के प्रति हमारा कर्तव्य। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ठीक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसकी उन्नति ही हमारी उन्नति है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाएं। हिंदी के अंतर्गत विभिन्न प्रांतीय भाषाओं की सरल शब्दावली को अपनाया जाना चाहिए। शब्दावली माने शब्दों की पंक्तियां। भाषा का प्रसार नारों से नहीं होता, केवल खाली ये कह देना हिंदी हिंदुस्तान और हिंदी हमार रहे, ऐसा कह देने मात्र से हिंदी को सफलता नहीं मिलेगी। वह निरंतर परिश्रम और धैर्य से होती है। आप उसको विकसित करने में पूर्ण प्रयास करके कभी ना कभी सफलता अवश्य मिलेगी। हिंदी व्याकरण का प्रमाणीकरण भी किया जाना चाहिए। अंत में हम लिखते हैं उपसंहार। तो हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा का उज्जवल भविष्य है। ठीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य उज्जवल है। यदि हिंदी विरोधी अपने स्वार्थी भावनाओं को त्याग सके और हिंदी भाषी धैर्य, संतोष और प्रेम से काम ले तो हिंदी भाषा भारत के लिए एक समस्या न बनकर राष्ट्रीय जीवन का आदर्श बन जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता के संदर्भ में कहा था
कि मैं हमेशा से यही मानता रहा हूँ कि हम किसी भी हालत में प्रांतीय भाषाओं को नुकसान पहुँचाना या मिटाना नहीं चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रांतों के पारस्परिक संबंध के लिए हम हिंदी भाषा सीखें। ऐसा कहने से हिंदी के प्रति हमारा कोई पक्षपात प्रकट नहीं होता। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, वह राष्ट्रीय होने के लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है जिसे अधिक जनसंख्या के लोग जानते हो, बोलते हो और सीखने में सरल हो। थैंक यू। इसको कॉपी में जरूर करेंगे।